आपका मेरे यूट्यूब चैनल में अंबिका प्रोबॉटनिक्स में। और आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक, नेचुरल रिसोर्सेस या फिर प्राकृतिक संसाधन। ये बॉटनी DSE यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का यूनिट 1 है। और इसमें आपको प्राकृतिक संपदा के बारे में आपको पढ़ना है, उसके प्रकार और उसके जो सस्टेनेबल कंजर्वेशन की जो तकनीकें, विधियाँ, उनके बारे में ये पूरा पेपर है और उन्हीं के बारे में आपको पूरा अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संपदा। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा और इसकी क्लासिफिकेशन और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव है ये हम जानेंगे। तो इसका जो परिभाषा है वो कहता है कि ऐसे पदार्थ जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मानव उपयोग के लिए पाए जाते हैं और उनका जो जीवित वस्तुएं हैं उनसे और वातावरण से सीधा संबंध होता है, जबकि मनुष्य उनको स्वयं से बनाता नहीं है और ना ही उनको कुछ बदलाव करके उनको किसी और रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो ये जो इस तरीके के जितने भी संसाधन होते हैं या वस्तुएं होती हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, मिट्टी इत्यादि। इनके यूजेस या यूटिलिटी के कुछ क्राइटेरिया हैं, यानी कि ऐसे पदार्थों को इसके अंतर्गत रखा गया है जो ह्यूमन नीड्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करें, यानी कि मनुष्य के उपयोग में आने वाली चीज़ें होनी चाहिए इसके अंतर्गत। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए सूर्य की रोशनी और मिट्टी, पानी वगैरह वगैरह। और एक्सेसिबिलिटी इनकी होनी चाहिए, यानी कि ये इतने प्रचुर मात्रा में प्रकृति में मौजूद होने चाहिए कि इनके उत्पादन में कहाँ से हो रहा है, कितने में हो रहा है, उसका विचार करना ना पड़े, यानी कि सबके लिए एक्सेस हो सके इनका। तो एक्सेसिबिलिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए, सभी के लिए उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक वायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि ऐसा नहीं कि BPL कार्ड वाले को कम मिल रहा है और APL कार्ड वाले को ज़्यादा मिल रहा है या वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान मात्रा में ये अवेलेबल होने चाहिए। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन है, ये बेसिकली हमारे लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है, यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए मूलभूत ज़रूरतें होती हैं ये, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि। कृषि में भी, कृषि के डेवलपमेंट होने में भी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी इनका प्राइमरी रोल होता है, जैसे कि फसल उत्पादन, वानिकी और भोजन सुरक्षा आदि में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर इंडस्ट्रियल इंजन के रूप में भी इन्हें हम प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि जो अयस्क होते हैं, मेटल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि, और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले सबसे प्रायर वस्तुओं में से एक होती है। फिर आपके आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी कि जैसे हम आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं और LED TV की बात करते हैं, है ना, और तमाम तरह की तकनीकों की बात करते हैं। तो उसका जो बेस है वो लिथियम और सिलिकॉन जैसे मटेरियल्स हैं। सिलिकॉन चिप नहीं होती,
तो हम इस प्रकार के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स या आईफोन्स वगैरह वो सब यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिथियम की हमें जानकारी नहीं होती और उसके उपयोग को हम बैटरी में नहीं ला पाते, तो फिर हमारे पास आज उपलब्ध जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होते। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी इन जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके थ्रू हमने पाई है। इनका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो बेसिकली ये 2 तरीके के होते हैं, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि इनका नवीनीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता उसके आधार पर। तो 2 तरह के हैं, एक है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उन्हें हम कहते हैं जो कि जितना भी हम उपयोग करते जाएं तब भी उनका नवीनीकरण होता ही जाता है, जैसे कि वायु ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वाटर करेंट्स, पानी की जो धार होती है झरनों से निकलने वाली, या फिर ओशनिक करेंट्स भी, बायोमास जो लगातार ऑर्गेनिजम्स के डेथ और डीके की वजह से बनता ही जाता है, तो उसे हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये स्वयं से नवीनीकृत होते जाते हैं। इनका ह्रास बहुत ही सूक्ष्म गति से होता है और अपनी जो वैकेंसी है उसको ये जल्दी ही फुलफिल करके नए रूप में फिर से हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी वगैरह, और मिनरल ओर्स जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, लॉ अयस्क हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें कई मिलियन ईयर्स लगते हैं इनको समाप्त होने में। हालांकि ये समाप्त हो जाते हैं और एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें नेचुरल तरीके से फिर से बनने में और भी कई साल लग जाते हैं और इन्हें दोबारा से तुरंत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या इस तरीके की जो भी रिसोर्सेस हैं उनकी तरह नवीनीकृत इन्हें नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं इनके सस्टेनेबल यूज़ पर, जो कि ये इनका नवीनीकरण ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनका बैलेंस्ड रूप में इनका हार्वेस्टिंग करना यानी इनका उत्पादन करना और इनको बचा करके उपयोग करना आवश्यक है। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके उपयोग को बढ़ावा देना भी सस्टेनेबल यूजेस के अंतर्गत आता है। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज, यह 2 और प्रकार हो गए आपके रिसोर्सेज के। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, या फिर जैविक संसाधन या अजैविक संसाधन। तो इनका ओरिजिन के आधार पर अगर इनको देखें तो यह जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो सारे ऑर्गेनिक मैटर या बायोस्फीयर से डिराइव होते हैं, यानी कि भूमि से ही उत्पन्न होते हैं या किसी न किसी ऑर्गेनिक मैटर से इनका डेवलपमेंट या ओरिजिन देखा गया है। जबकि एबायोटिक रिसोर्सेज सारे इनऑर्गेनिक मैटर से बनता है, दर मेटल्स, एनी काइंड ऑफ केमिकल्स, इनसे ये बनते हैं। फिर प्राइमरी एग्जांपल बायोटिक रिसोर्सेज का आप देखेंगे तो वो हैं जंगल, जंगली जीव, फसल और मराइन लाइफ यानी कि ओशन में उत्पन्न होने वाला जीवन। फिर आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं कोयला, एलपीजी वगैरह, पेट्रोल। और एबायोटिक रिसोर्सेज में आपके पास होंगे लैंड, भूमि, फ्रेश वाटर, तालाब इत्यादि, हवा, मिनरल्स, हैवी मेटल्स, ये सारी चीज़ें। रिप्लेनिशमेंट इनका क्या ये दोबारा से बनाए जा सकते हैं? तो एबायोटिक रिसोर्सेज रीजनरेट होते रहते हैं बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के तहत। तो एक जीव की सपोज मृत्यु हो जाती है तो अन्य जीव वो पैदा करने में सक्षम भी होते हैं, इसलिए उनकी जगह लेने के लिए वो जो नए उत्पन्न जीव हैं वो अवेलेबल रहते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज एक बार इन्हें फिजिकली समाप्त कर दिया गया तो
फिजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से इन्हें बनने में समय तो लगता है, लेकिन ये बन जाते हैं, मगर काफ़ी लंबा समय लगता है। इकोसिस्टम में इनका रोल बायोटिक रिसोर्सेज का देखा जाए तो पूरा जो खाद्य जाल है या जैव विविधता है या फिर जो बायोमास है, उसमें उसके ये प्रमुख संगठक होते हैं और पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होती है ये सारी चीज़ें। एबायोटिक रिसोर्सेज फिजिकल हैबिटेट, न्यूट्रिएंट्स और स्ट्रक्चरल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जीने के लिए जो वायु है, जल है, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल हैबिटेट्स होते हैं, फिजिकल चीज़ें होती हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, तो वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेज में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो एनर्जी सोर्स है वो गैस और ऑयल के रूप में हम जानते हैं। 55% ग्लोबल एनर्जी के रूप में तेल और गैस का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद 25% कोयला और मिनरल्स आ जाते हैं। फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी 12% तक पहुँचा है और हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो है हाइड्रो एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का 8%। सिग्निफिकेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इन्हें किस प्रकार से सुचारू रूप से उपयोग किया जाए ताकि आगे के लिए भी हमारे लिए उपयोगी रहें। तो 80% ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन जो है वो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड्स के लिए पूरे हम नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट हैं। और जियोपॉलिटिकल पूरा जो सिस्टम है और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है वो एक दूसरे पर इसीलिए बनी हुई है क्योंकि हम नेचुरल फ्यूल्स पर ही अभी तक डिपेंडेंट है। जैसा कि अभी बीच में अमेरिका, इसराइल, ईरान वगैरह का युद्ध हुआ था, तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार से गैस की किल्लत, पेट्रोलियम की किल्लत किस प्रकार से हो रही थी, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूल जो हैं वो उत्पादन करने वाले कुछ ही देश हैं जहाँ पर ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में कच्चे तेल वगैरह का उत्पादन किया जाता है। और वहाँ से अगर ये रोक दिए जाएं तो पूरे विश्व को ही ऊर्जा जो संसाधन हैं उनकी हानि झेलनी पड़ती है, जैसा कि हम इस युद्ध का जो परिणाम था उस पर हम सभी उस पर दो चार हो चुके हैं और गैस के बढ़ते दाम इत्यादि उसी के ही एक ड्रॉबैक्स हैं। तो इस तरीके से हमें अपने जो संसाधन हैं उनको सही तरीके से मैनेज करके चलना है ताकि आगे चल के हमें ऐसी समस्या ना देखने को मिले। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो प्लैनेट के स्वास्थ्य को बचा करके रखना हमारा कर्तव्य है और इसको बचा करके रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट और मराइन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। और क्योंकि ये कार्बन सिंक्स होते हैं, अपने स्वयं के अंदर कार्बन को संजो करके रखते हैं, जो कि आगे चल के क्या बनेंगे, कोयला है ना, वही आपके क्रूड ऑयल बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम इनका सही तरीके से उपयोग करें। उपभोग करना भी आवश्यक है, परंतु उपभोग करने की भी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, देन इसी के साथ एक मैसेज मेरा आप सभी के लिए रहेगा कि जब आप कभी भी पानी का या इस तरीके से किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तो उसे इस तरह से उपयोग ना करें कि आपके पास वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आप कितना भी उपयोग करेंगे वो समाप्त नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे संसार में सब कुछ नश्वर है, तो उसका भी नाश होना ही है किसी न किसी दिन। तो इसीलिए हमारी जो मंशा है वो हमेशा ऐसी रहनी चाहिए कि हम हमारे जो संसाधन हैं उसको बचा करके चलें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये उपयोग के लिए बची रहें। अदरवाइज़ उन्हें रोबोट्स और ऑल दैट
मेटल काइंड ऑफ थिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो भी खाने की जो वस्तुएं हैं आज हम खा रहे हैं, मे बी पॉसिबल उन्हें शायद वो टेस्ट करने के लिए एक कैप्सूल ही मिले, और फिज़िकली जो हम आज भोजन खा रहे हैं वो शायद वो हिस्ट्री की बुक्स में वो पढ़ रहे होंगे। ओके, सो एट द एंड टॉपिक एंड करते हुए मैं कमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए। वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग नोट्स आपके बनाते चलिएगा। टेस्ट आपके DSE के अलग होने हैं तो उस हिसाब से आपका यूनिट 1 भी तैयार होता जाएगा। PPT में काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव तो नहीं है, फिर भी आपको जो बेसिक बताना था काम मेरा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और उसके सिग्निफिकेंस वो मैंने बता दी है। उसके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। तो काफ़ी पेशेंसफुली पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को अपने दोस्तों को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए